नेपाल में जेन-जेड विद्रोह, लेकिन होता बुढ़ोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भुकुटी चढ़ाती है। दोहरा दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। दोस्तों, नेपाल की जेन-जेड विद्रोह के बाद ओली सरकार का तख्ता पलटने पर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती है। जब किसी भी देश की जनता आक्रोशित और आंदोलित हो जाए तो सब कुछ खाक हो जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा देकर भागना पड़ा। क्रूर लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया। वित्त मंत्री और अन्य मंत्रियों को सड़कों पर पीटा। सत्ता का केंद्र बिंदु रहे सिंह दरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और अन्य ऐतिहासिक इमारतें धू-धू कर जली। पहली नज़र में युवाओं का विद्रोह सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों के विरोध में नजर आया, लेकिन बाद में यह विरोध हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया। हिंसा में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब सवाल ये है कि नेपाल आखिर क्यों उबला? पड़ोसी देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि घर में एक ही पीढ़ी विद्रोह कर दे, जबकि हर महीने हजारों लोग नौकरी करने के लिए विदेश भाग रहे हैं। स्पष्ट है कि हिंसा और अशांति की जड़ें बहुत गहरी है। दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में भ्रष्टाचार के विद्रोह में प्रदर्शन हुए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह नेपाल तक फैल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना युवाओं के आक्रोश के लिए ट्रिगर साबित हुआ। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने भी क्रूरता की पराकाष्ठा की जब पुलिस फायरिंग से स्कूली बच्चों समेत 20 लोग मारे गए। जेन-जेड के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों को नेपाल में हाल ही में हुई घटनाओं की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का विरोध नहीं है। इंडोनेशिया और फिलीपींस की तरह नेपाली सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करके सांसदों और राजनेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और यात्राओं के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की, जबकि देश का अधिकांश हिस्सा गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहा था। कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार घोटालों का प्रचार करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल
नेपो बे, बे, बेबीज की जीवन शैली को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है। हिंसा के पीछे संस्थागत भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और राजनीतिक असंतोष की बड़ी भूमिका है। पिछले 4 वर्षों में नेपाल में कई बड़े घोटाले सामने आए, जिनमें गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला जो 54,600 करोड़ रुपए का बताया जाता है, 13,000 करोड़ का ओरिएंटल कॉरपोरेटिव घोटाला और लगभग 70,000 करोड़ का कॉरपोरेटिव घोटाला शामिल है। इन बड़े घोटालों में आम जनता का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका है। नेपाल में 10.71% युवा बेरोजगार है, जबकि महंगाई आसमान को छू रही है। देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा केवल 20% लोगों के पास है, जिनमें अधिकांश राजनीतिक शामिल है। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। राजनीतिक रूप से भी नेपाल की स्थिति जटिल है। जुलाई 2024 में ओली सरकार बनने के बाद उन्होंने देश को चीन के हाथ में गिरवी रख दिया है। भारत के साथ सीमा विवाद की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ा, जिससे जनता में गहरी नाराजगी थी। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में वहां 239 वर्षों से चल रहे राजशाही को खत्म कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन उसके बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई और अब तक कई बार सरकारें बदली जा चुकी है और 10 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना भले ही 2008 में हुई, लेकिन शुरुआत 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था के साथ किया गया था। लेकिन उस वक्त राजा का प्रभाव बना हुआ था। 2001 में बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या हुई और ज्ञानेंद्र राजा बने और सत्ता संभाली। 2005 में ज्ञानेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र की सरकार को भंग किया और सत्ता पर पूर्ण रूप से कब्जा किया। लेकिन 2006 में राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और 2008 में राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र स्थापित हुआ और नेपाल की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। जिस तरह से सत्ता को म्यूजिकल चेयर बना दिया गया है, मौजूदा विद्रोही भी उसी का परिणाम है। बीच बीच में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर भी उबाल आता रहा है। नेपाल की उथल पुथल के बीच काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उभर रहा है। बालेंद्र शाह ने इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भारत से ही हासिल की। रैपर और गीतकार के रूप में वह काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपाल कई वर्षों से चीन और अमेरिका का अखाड़ा बना हुआ है। इसलिए विद्रोह के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। बांग्लादेश का घटनाक्रम हम देख चुके हैं। देखना है नेपाल में क्रांति के बाद शांति कैसे स्थापित होती है दोस्तों। और दोस्तों, ये नेपाल का विद्रोह, उससे पहले आपका बांग्लादेश का, उससे पहले भैया म्यांमार, फिर उससे पहले श्रीलंका, ये भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों में विद्रोह हो चुका है।
उसका असर भारत में भी कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आगे भारत में भी भविष्य में इसका असर ज़रूर पड़ेगा। यहाँ भी जीएसटी पे जीएसटी जनता को तबाह कर रखा है भारत की सरकारों ने। तो भैया यहाँ के लोग भी शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और काफ़ी सुविधा से प्रभावित है। तो इसका असर ज़रूर भारत पे धीरे धीरे पड़ता नज़र आ रहा है। दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।